अब एक एक करके सारे टास्क देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले डिटरमाइन ऑड और इवन, ये तो इजी था। सिंगल लाइन इफ एल्स, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या लिया, इनपुट लिया, एंड देन प्रिंट इवन, मतलब स्टेटमेंट वन, उसके बाद इफ, उसके बाद आएगा अपना कंडीशन, देन एल्स, एंड देन स्टेटमेंट टू। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होता है कि अगर ये वाला कंडीशन अपना ट्रू रहा तो इवन प्रिंट होगा, और फॉल्स रहा तो ऑड प्रिंट होगा। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, हम लोग अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे बाहर होता है अपना प्रिंट स्टेटमेंट, इफ नम मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, एल्स और ये अगर मैं एज इट इज लिखता हूँ, तो जब मैं यहाँ पर कोई भी एक इनपुट पास करूंगा, फॉर एग्जांपल 5, तो अब नम में क्या स्टोर्ड है 5, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ नम के जगह पे चला जाएगा 5। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ, स्टेप्स नीचे लिखते जाता हूँ। ये बन गया अपना पहला स्टेप। तो ज्वाइन भी हो ऑनलाइन आते आते कुछ मिस ना करो। तो एक स्टेप हो गया कि नम के जगह पे 5 आ गया। उसके बाद 5 मॉड्यूलस 2, 5 मॉड्यूलस 2 कितना आएगा, प्रेम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाए वहाँ, बैठ को जगह मिल जाए। चेयर ही नहीं, चेयर ही नहीं, ये ले लो उधर ही, हम दोनों के बीच में बैठ जाओ तो रखने को भी जगह मिलेगा ना। यहाँ पर बैठते हैं। नहीं नहीं, हम दोनों के बीच में बैठ जाओ ना, चला अगर लैपटॉप उठा जाए। हाँ, सो अभी सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हमने सबसे पहले नम के जगह पे 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 मॉड्यूलस 2 निकलेगा। 5 मॉड्यूलस 2 कितना होता है, 1 होता है ना, क्योंकि 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना आएगा, 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये होगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर उसके अगले स्टेप में क्या होगा, 1 डबल इक्वल्स टू 0, ट्रू होता है फॉल्स होता है, फॉल्स, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, फिर अगर फॉल्स है तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला पार्ट या फिर और एल्स वाला पार्ट, एल्स वाला पार्ट। तो इसीलिए ये जो पूरा स्टेटमेंट वन है वो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, एल्स का जो स्टेटमेंट था वो, मतलब और, एंड प्रिंट क्या हो जाएगा, और। ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता है। ये भी मैं एज इट इज रख देता हूँ साइड में। ठीक है, लाइन बाय लाइन ऐसे एग्जीक्यूट होगा। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम एग्जैक्टली कैसे रन कर रहा है या फिर उसका आंसर अगर गलत आ रहा होगा, तुम्हें ऐसे ही उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हर लाइन में या फिर हर स्टेप में एग्जैक्टली वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पर गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता ये तो फिर अब ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन में क्या आता कि सबसे पहले तो यहाँ पर मॉड्यूलस आता, मतलब ये 1 का आंसर सही आता, फिर यहाँ पर हो जाता 1 = 0, जो कि गलत है, इसीलिए इसी स्टेप में मेरा एरर आएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं गलत कहाँ पर कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट में। मैं यहाँ पर कंपेयर करने के बजाय असाइन कर रहा हूँ वैल्यू को, इसीलिए मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक बार अगर आंसर तुम्हारा गलत आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप उसका लॉजिक फाइंड करने का ट्राई करो कि एग्जैक्टली गलती कहाँ हो रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
लीप ईयर वाला लॉजिक। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, देखो सबसे पहले हम लोग क्या ट्राई करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं लिस्ट ऑफ लीप ईयर्स। तो आपको फाइंड आउट क्या है एग्जैक्टली, नॉट इक्वल टू इक्वल टू आपको, रुको लिस्ट ऑफ लीप ईयर्स में निकाल रहा हूँ, तो हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो सही है या गलत है। तो ये लीप ईयर का लिस्ट है। अभी हम लोग यहाँ पर एंटर करके देखते हैं कि एग्जैक्टली सही आ रहा है गलत आ रहा है। वो तो नहीं पता मुझे, या फिर यहाँ पर देख लो। तो अभी देखो यहाँ पर जो हमारा लॉजिक था कि हर 4 इयर्स में, हर 4 साल के बाद अपना लीप ईयर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्चुअली लीप ईयर्स देखोगे तो क्या है, 1892 लीप ईयर है। उसके बाद 4 इयर्स, 4 साल मतलब 1896 लीप ईयर है। उसके बाद क्या आना चाहिए था, 1900 आना चाहिए था, अगर हम लोग सिर्फ 4 से डिविजिबल चेक करें तो। अगर मैं यहाँ पर 1900 डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ तो कितना आया, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं आया ना, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। अगर मैं मॉडुलस भी देखता हूँ, जीरो आ रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। लेकिन फिर भी 1900 लीप ईयर नहीं होता है, क्योंकि लीप ईयर का कंडीशन क्या है कि वो 4 से तो डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। मतलब क्या, फर्स्ट कंडीशन वही बनेगा, 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है तुम लोग का, कि अगर 100 से डिविजिबल है तो 400 से भी, 400 से भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। अब यहाँ पर 1900 में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि वो 4 से डिविजिबल था और 100 से भी डिविजिबल था, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं था, इसीलिए वो लीप ईयर नहीं है। इसीलिए अपना आंसर भी क्या आ रहा है, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है। एंड जो 2000 है वो 4 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है एंड 400 से भी डिविजिबल है, इसीलिए वो लीप ईयर है। तो यहाँ पर अभी कैसे एग्जीक्यूट होगा एक एक करके, अभी मैं इसी कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब भाई अगर मैंने यहाँ पर 1900 डाला तो यहाँ पर ईयर जहां जहां पर है वहां पर चला जाएगा 1900। सभी जगह 1900 चला गया। अब यहाँ पर पहले कैलकुलेट होगा कि 1900 मॉड्यूलस 4, तो 1900 मॉड्यूलस 4 कितना आ रहा था, जीरो। तो मतलब यहाँ कितना चला जाएगा, जीरो। फिर 1900 मॉड्यूलस 100 कितना आ रहा है, जीरो। तो इस पूरे के जगह पे भी अगेन क्या चला जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर पहले क्या होगा कि जीरो इज इक्वल टू जीरो, ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर चला जाएगा ट्रू। एंड जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर चला जाएगा फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स।
तो मतलब इस पूरे का आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इफ का पार्ट अगर फॉल्स है तो वो इस वाले स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं। तो अब बचा क्या, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट तो डिलीट हो गया। अब क्या बचा, ये वाला स्टेटमेंट। अब वो चेक करेगा पहले 1900 डिवाइड बाय 400, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 300। मतलब इस पूरे के जगह पे चला जाएगा 300, एंड 1900 डिवाइड बाय या फिर मॉड्यूलस 100 कितना आ रहा है, 0। तो इस पूरे के जगह पे चला गया 0। अब 300 डबल इक्वल्स टू 0, ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पर चला जाएगा फॉल्स। 0 इज इक्वल्स टू 0 क्या है, यहाँ पर चला जाएगा ट्रू। तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स। तो मतलब ये भी हो गया अपना फॉल्स। तो अगर एलिफ में आंसर फॉल्स आ रहा है तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। तो मतलब ये वाला पार्ट भी अपना डिलीट हो गया। तो बचा क्या, एल्स। एल्स तो रन होना ही होना है। तो यहाँ पर फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, और वही अपना आंसर है। क्लियर है स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब अगर ये चीज पहली बार बताने से क्लियर नहीं हो रही है तो मैं ये रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, बाद में वीडियोस देख लेना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, वही अगर मैंने यहाँ पर 1904 कर दिया तो क्या होगा, 1904 100 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 4। मतलब टोटली डिवाइडेड नहीं है। वही अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0। तो क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, फर्स्ट वाला फॉल्स आएगा। तो मतलब इन शॉर्ट मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि मैंने जितने भी कोड लिख के रखे हैं वो सारे के सारे सही है। अभी हमें बैठ के यहाँ पर वही देखना है कि एक वैल्यू के हिसाब से तो ये सही रन कर रहा है, लेकिन क्या दूसरे वैल्यू के हिसाब से भी सही रन करेगा, वो हमें चेक करना। 1904 यहाँ पर लीप ईयर के जैसे लिखा है यहाँ पर, मतलब 1904 इज अ लीप ईयर। अगर मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है इट इज अ लीप ईयर। अब वो एग्जैक्टली exactly कौन से वाले स्टेटमेंट में जा रहा है उसके बारे में सोचना है, क्या वो फर्स्ट इफ में जा रहा है या सेकंड इफ में जा रहा है, मतलब इफ में जा रहा है या एलिफ में जा रहा है, वो सोचो। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर 1904 को 400 से, तो कितना आ रहा है लेकिन 304 आ रहा है ना, फर्स्ट वाले में जाएगा ना। क्यों जाएगा अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैंने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 4। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या चला जाएगा, 4। तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। अगर मैंने इसी को 4 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, 0। तो इसका वैल्यू बन जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0। इसीलिए वो कहां पर चला जाएगा, फर्स्ट वाले प्रिंट में। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसको एनालाइज करो एग्जैक्टली exactly, सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर 10, ये पहले नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया 5 तो क्या आ रहा है, इट इज नॉट अ लीप ईयर। अगर यहाँ पर मैंने कर दिया 2000, दिस इज अ लीप ईयर। तो ये वाला कहां पर जा रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में, अगर मैं 2000 को 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है। अगर मैं 2000 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ फिर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो क्या वो फर्स्ट में जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिख के रखा है कि नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया, मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं रन होगा। तो अगर मैं सेकंड में देखता हूँ तो डिवाइड 0 मतलब यहाँ पर आएगा ट्रू, क्योंकि इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर मैंने कर दिया अगर 400 फिर भी 0 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू भी 0 ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या आंसर आएगा, ट्रू। तो मतलब वो कहां पर रन होगा, सेकंड वाले इफ में, मतलब एलिफ के अंदर वाला रन होगा। क्लियर है। फिर है अपना ग्रेड कैटेगराइजर, जो हमने ऑलरेडी कर चुके थे, फिर भी हम लोग देखते हैं एक बार अभी। अगेन अगर मैं 55 मार्क्स डाल रहा हूँ तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर सबसे पहले चला जाएगा मार्क्स का वैल्यू 55।
तो 55 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, मतलब इस पूरे की जगह पे चला जाएगा फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ये वाला पूरा स्टेटमेंट गायब। फिर यहाँ पर अगेन जाएगा 55, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, तो यहाँ पर चला जाएगा फॉल्स, एंड ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गायब। यहाँ पर अगेन मार्क्स के जगह चला जाएगा 55, ट्रू है या फॉल्स है? अगेन ये भी फॉल्स बनेगा, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गायब। यहाँ पर मार्क्स के अंदर अगेन 55 जाएगा, ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा? फॉल्स, क्योंकि 55 60 से कम है, बड़ा नहीं है, तो ये अगेन पूरा का पूरा स्टेटमेंट गायब। बचा क्या? एल्स, एल्स तो रन होना ही है, तो मतलब प्रिंट हो जाएगा फेल, इसीलिए आंसर आ रहा है अपना फेल। क्लियर है? पहले जितने भी हमने वेरिएबल्स लिखे हैं वहां पर वेरिएबल के जगह पे वैल्यू पास होता है, और वो वैल्यू पास होने के बाद एक एक करके उसका ट्रू वैल्यू या फिर ट्रुथ वैल्यू एग्जीक्यूट होता है, इवेल्युएट होता है, और ट्रुथ वैल्यू इवेल्युएट होने के बाद तुम लोग का कंडीशन एग्जीक्यूट होगा या फिर कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जहां पर भी ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू। अगर वहीं पे मैंने 70 डाला होता तो फिर कौन सा वाला रन होता? सी, सी ग्रेड, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 70 लिखता तो 70 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। 70 80 से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसीलिए ये वाला तो फॉल्स आएगा, तो वो चला जाएगा यहाँ पर ही, जहां पर मैंने क्या लिखा है? 70 इज ग्रेटर देन और इक्वल। तो ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो बन जाएगा अपना ट्रू, और इसीलिए आंसर क्या आएगा? सी ग्रेड। सी ग्रेड। फिर स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। अब यहाँ पर इफ एलिफ यूज करना है। यहाँ पर मैंने तीन इनपुट्स लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और अगर मैं पास कर रहा हूँ 3, 2 एंड 3, ठीक है, तो अब एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट नंबर क्या है मेरा? 3, तो यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 2, 3, यहाँ पर क्या था? नंबर ना, नंबर इज 3, नंबर 3 इज ऑल्सो 3। तो अब 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, 3 छोटा नहीं है 2 से। यहाँ पर 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ट्रू, छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या बनेगा? फॉल्स। तो इसका मतलब इफ वाला रन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, फॉल्स आ गया, मतलब ये तो रन नहीं होने वाला है। अब नंबर 2 क्या था मेरा? 2, नंबर 1 था 3, नंबर 2 था 2, नंबर 3 था 3। अब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 2 दो 3 से छोटा है, मतलब इसका वैल्यू आ गया 2। अब 2 3 से छोटा है, तो इसका भी वैल्यू आ गया ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू, तो ये पूरा का आंसर भी आ गया ट्रू। और अगर ट्रू आ गया मतलब प्रिंट क्या होगा? ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और num2 में क्या था? 2, इसीलिए आउटपुट क्या आएगा? नीचे वो रीड करने जाएगा ही नहीं। क्लियर है? तो मैक्सिमम के लिए यही चीज ये हो जाएगा, राइट? ग्रेटर देन हो जाएगा। हाँ, लेस देन के बजाय बस ग्रेटर ग्रेटर देन देन करना, बाकी से। यहाँ पर अगर मैं कोई और नंबर्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, फर्स्ट वाला नंबर 1 होगा, सेकंड वाला 2 होगा, थर्ड वाला 3 होगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1, यहाँ पर भी चला जाएगा 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3। सो एक 2 से छोटा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा? ट्रू। एक 3 से छोटा है, ट्रू ही आएगा ना, 3 से छोटा है ना, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आएगा? फाइनल आंसर ट्रू। एंड प्रिंट नम 1 कितना था? 1, तो इसका मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। नीचे वो चेक करने जाएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही पहला वाला कंडीशन ट्रू होता है वैसे ही हम लोग नीचे जाना बंद कर देते हैं। तो अगर एंटर करते हैं हम लोग 1, 2,
3। तो आंसर आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक? फिर है नंबर कैटेगराइजर, मतलब अपने को ये प्रिंट करना है कि वो पॉजिटिव इवन है, पॉजिटिव ऑड है, या जीरो है, या निगेटिव है। ये चार चीजें हमें प्रिंट करनी है यूजिंग नेस्टेड एलिफेंट्स। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव जीरो ये मुझे प्रिंट नहीं करना था, मुझे अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी देखना था कि क्या वो ऑड है या फिर इवन है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉजिटिव है या नहीं है वो चेक किया। अगर पॉजिटिव होगा तो उसके दो कंडीशंस बनते हैं, तो वो नेस्टेड में चले गए। अगर जीरो होगा तो उसका कोई कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से लिखा है एल्स एलिफ में। एंड अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो निगेटिव नहीं है, सॉरी, अगर वो जीरो नहीं है तो बचता क्या है, सिर्फ निगेटिव बचता है, इसीलिए मैंने एल्स में लिखा है निगेटिव। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पर नंबर पास किया 5, तो सबसे पहले क्या जाएगा, नंबर की जगह पे चला जाएगा 5। तो क्या 5 इज ग्रेटर देन जीरो? ट्रू है ना? तो यहाँ पर चला जाएगा ट्रू। तो ट्रू है तो इसका मतलब नीचे का कुछ भी रन नहीं होगा, नीचे देखेगा नहीं वो, सिर्फ अंदर ही देखेगा। अब अंदर एग्जैक्टली क्या देखेगा, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो नंबर क्या था, 5। तो 5 मॉड्यूलस 2 कितना आएगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। तो अगर फॉल्स है तो मतलब ये देखेगा ही नहीं, प्रिंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और। वहीं पे अगर मैंने नंबर लिखा होता 4, तो यहाँ पर चला जाता अगेन 4। 4 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ पर चला जाता ट्रू। ट्रू गया मतलब नीचे के इफ एलिफ खत्म। ट्रू है मतलब यहाँ पर अभी पहले फिर से नंबर जाएगा 4। 4 मॉड्यूलस 2 कितना आएगा, 0। 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू मतलब जो इस इफ का एल्स है वो डिलीट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पॉजिटिव इवन। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैंने कोई निगेटिव नंबर पास किया होता, मे बी -5, तो -5 के लिए यहाँ पर जाता -5 इज ग्रेटर देन 0। -5 0 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये इफ वाला पार्ट रीड नहीं होगा, यहाँ पर चला जाएगा -5 इज इक्वल टू 0, ट्रू है या फॉल्स है? तो यहाँ पर भी पहले एग्जीक्यूट होगा उसका ट्रुथ वैल्यू, फॉल्स हो गया मतलब एलिफ वाला पार्ट भी गायब। एल्स में रन होना ही होना है, तो फिर लास्ट में प्रिंट क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्झिक्यूट हो रहा है? विचारला नाही क्वेश्चन मध्ये म्हणून नाही दाखवायचं, अगर करना होता तो हम लोग कर सकते थे। बस हम लोग को क्या करना है, यही जो चीज है ना, इसी को कॉपी करो और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, बस यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव इवन, यहाँ पर लिख दो निगेटिव और। तो अब अगर मैं, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पर बस कर दो, बस हो गया। अब वहां पर मैंने क्या कर दिया कि अगर निगेटिव होगा तो इस वाले नेस्टेड में जाएगा, और अगर बचा क्या फिर निगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव के लिए अलग, तो ये बचा सिर्फ जीरो के लिए। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0। तो अगर मैं 0 एंटर कर रहा हूँ तो 0 रन हो रहा है। -5 किया निगेटिव ऑड, +5 किया पॉजिटिव ऑड, 4 किया पॉजिटिव इवन, -8 किया निगेटिव इवन। हाँ, रन तो हो सकता है। अगर सेम चीज मुझे एल्स में रन करनी होती तो मैं क्या करता, इसको उठा के कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता, तो फिर भी वैसे ही रन होगा। नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो इस वाले नेस्टेड में जाएगा, जीरो होगा तो ये बस प्रिंट जीरो करेगा, और एल्स मतलब पॉजिटिव नहीं है और जीरो भी नहीं है तो वो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर बस पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव इवन एंड निगेटिव ऑड करना है, बस हो गया। क्लियर है फिर कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? तो इंडेंटेशन एग्जैक्टली काम कैसे करता है अभी तुम्हें लॉजिकली ये सोचना है कि कौन सा पार्ट किस वाले इफ के अंदर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पॉजिटिव इवन एंड पॉजिटिव ऑड
एंड अल्सो ये निगेटिव इवन निगेटिव ऑड वाला भी चीज करना है। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, निगेटिव इवन नेगेटिव ऑड। ठीक है। अब मुझे क्या जानना है कि क्या वो पॉजिटिव इवन है या फिर पॉजिटिव ऑड है, पहली चीज है। तो मुझे ये तो चीज पता होगा ना कि वो पॉजिटिव इवन या फिर पॉजिटिव ऑड तभी होगा जब वो पॉजिटिव होगा, तभी वो इस सेक्शन के अंदर जाना चाहिए ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है मतलब नंबर पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो लॉजिक है टू से डिविजिबल होने का, वो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो एक ऊपर का हायर कंडीशन फॉलो करता है। इसको काइंड ऑफ अ डोर की तरह बोल सकते हो जहां पर चाबी ये कंडीशन है। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि हायरार्की क्या है। अगर मुझे ये क्लासिफाई करना है कि पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव इवन है या फिर पॉजिटिव ऑड है, या फिर नेगेटिव इवन है या नेगेटिव ऑड है या फिर जीरो है, तो मेरा पहला सोच क्या होगा कि मैं पहले चेक करूंगा कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। उसके बाद मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा ना। तो पहले मैंने क्या बोल दिया कि मेन डोर क्या है, ये वाला कंडीशन। अगर वो पॉजिटिव होगा तभी मैं वो ऑड है या इवन है वो चेक करूंगा। क्योंकि ये हर जगह मैं क्यों नहीं लिख सकता पॉजिटिव इवन पॉजिटिव ऑड? क्योंकि अगर वो ऑलरेडी मुझे पता है कि अगर वो जीरो निकल गया, तो मैं ये सब फालतू का कैलकुलेशन क्यों करूंगा उसको डिवाइड करने का? क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर वो जीरो है तो वो इवन ऑड हो ही नहीं सकता है, मतलब इवन ही हो सकता है, सिर्फ ऑड का तो पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो वो काइंड ऑफ एक मेन डोर देन सब डोर ऐसी तरह सोच सकते हो। एंड ये जो इंडेंटेशन है, वो जितना तुम लोग लॉजिकली ऐसे सोचोगे कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, तभी वो क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसी चीज को विदाउट इंडेंट लिखा होता और यहां पर किया होता मैंने प्रिंट पॉजिटिव, तो यहाँ पर हाँ बस ये एलिफ का और यहाँ पर अगर मैंने ये एल्स नहीं लिखा होता, फिर भी ये रन कर रहा है, एरर कुछ नहीं देगा। ठीक है, बस थोड़ा आंसर गलत आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? अगर मैंने इंडेंटेशन गलत दिए तो वो भी हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इंडेंटेशन कुछ भी नहीं देता हूं, तो वो अब एग्जीक्यूट कैसे होगा? मैंने अगर नंबर पास किया 5, तो यहां पर जाएगा 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू बन जाएगा ट्रू। ट्रू है तो मतलब ये प्रिंट होगा। सही है इतना। लेकिन जब बाकी के केसेस में मैं क्या कर रहा था कि अगर ऊपर वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं नीचे के कंडीशन डिलीट कर रहा था ना। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इफ स्टार्ट हो रहा है, इफ के लिए एल्स कहां पर है? नहीं लिखा है ना मैंने। इफ के बाद सीधा मैंने क्या स्टार्ट कर दिया? दूसरा इफ। मतलब अब पाइथन कैसे ट्रीट कर रहा है इसको, ये इफ अलग है और उसके बाद ये इफ एलिफ एल्स अलग है। जब भी मैं नया इफ लिखता हूं तो पाइथन यही ट्रीट करता है कि ये वाला इफ स्टेटमेंट अलग है और ये वाला पूरा ब्लॉक अलग है। अगर मैं इसी के नीचे इस एलिफ को भी इफ बना देता हूं, तो अब पाइथन क्या सोच रहा है? ये इफ अलग है, ऊपर वाला इफ अलग है, एंड ये इफ एल्स अलग है। ठीक है, जितने भी बार हम लोग स्टार्ट में इफ लिखेंगे वो एक अलग इफ एल्स स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन वही अगर मैंने उसको इंडेंट बना दिया, तो अब क्या होगा कि पाइथन यही सोचेगा कि इसी इफ के अंदर ये पूरा का पूरा कोड आ रहा है। तो अगेन जो पहले था वो हम लोग एक बार देखते हैं। ये अगर मैं चीज करता हूं इफ ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव। तो आउटपुट आ गया। सबसे पहले तो पॉजिटिव प्रिंट हो गया, ये प्रिंट होना ही होना है। उसके बाद नंबर अगेन क्या था? 5 था। तो 5 मॉड्यूलस 2 कितना आएगा? 1। 1 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। तो फॉल्स है मतलब इफ वाला कोड रन नहीं होगा। फिर जाएगा एलिफ में। एलिफ में 5 इज इक्वल टू 0, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, मतलब ये वाला पार्ट भी रन नहीं होगा, तो एल्स वाला पार्ट तो रन होना ही होना है। तो फिर यहाँ पर अगेन चला जाएगा 5। 5 मॉड्यूलस 2 कितना होगा? 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर बन जाएगा फॉल्स। एंड फॉल्स है तो मतलब ये वाला चीज जो है वो प्रिंट नहीं होगा। एंड क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव ऑड।
तो इसीलिए अपना आंसर क्या आया, पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑड। अगेन जो इंडेंटेशन का पार्ट है वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा उसका। मतलब मैं तो बता दूंगा लेकिन वो तब तक क्लियर ही नहीं होगा जब तक तुम लोग खुद से करोगे नहीं और तुम लोग को एरर नहीं आएगा। पाइथन में ये चीज तो मैंडेटरी है कि एरर आएगा ही आएगा। अगर एरर नहीं आ रहा है तो तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि एरर तभी नहीं आता है जब तुम लोग छाप के लिखते हो। ठीक है, तो जितना एरर आएगा उतना ज्यादा सीखोगे और उतना ही अच्छा है क्योंकि तुम लोग को उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा। और हमेशा कोड को डीबग करते टाइम जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है। कोई एक डेमो इनपुट लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बोल दिया 5, और स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेट हो रहा है कोड वो एनालाइज करने का ट्राई करो। अब अगर अपना कोड छोटा ही है तो इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ा कोड होता है फिर भी हमें एटलीस्ट एक आइडिया होता है कि एग्जैक्टली चंक्स ऑफ कोड में कौन से वाले कोड में प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो चंक दूसरे कोड में लिखो, दूसरे साइड दूसरे सेल में लिख दो और फिर उसको एनालाइज करो कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क हो रहा है, इवेल्युएट कैसे हो रहा है। तभी तुम लोग को समझेगा कि कौन से स्टेप पे गलती हो रही है। ठीक है, फिर इतना। फिर जाते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी चेकर। अब यहाँ पर क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एंड चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। इफ ट्रू प्रिंट फिजबस, अदरवाइज प्रिंट नो नॉट फिजबस। तो मतलब हमें देखना है कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी मुझे क्या प्रिंट करना है, फिजबस। अगर दोनों से भी या फिर दोनों में से एक से भी डिविजिबल नहीं होगा तो अपने को प्रिंट करना है नॉट फिजबस। तो दोनों से भी डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए क्या कंडीशन आया, एंड का कंडीशन आया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मली किसी भी सिंगल लाइन स्टेटमेंट, सिंगल लाइन इफ एल्स में उसका सिंटैक्स ही क्या होता है, सबसे पहले आता है अपना स्टेटमेंट 1। मतलब अगर इफ ट्रू होगा तो क्या प्रिंट करना है वो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, एंड उसके बाद लिखते हैं इफ के बाद अपना जाता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद जाएगा एल्स, एंड एल्स के बाद जाएगा स्टेटमेंट ही। ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स याद रखना क्योंकि इसमें बहुत बार मिस्टेक कर देते हो। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है उसका कंडीशन का ट्रुथ वैल्यू। अगर ये ट्रू आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या रन होगा, स्टेटमेंट 1। अगर ये फॉल्स आएगा तो क्या रन होगा, स्टेटमेंट 2। क्लियर है, इस ट्रूथ वैल्यू पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा या 2 एग्जीक्यूट होगा। अब यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर मैंने नंबर पास किया 3 तो इफ में जाएगा 3, 3 मॉड्यूलस 3 कितना होता है, 0। और यहां पर अगेन 3, 3 मॉड्यूलस 5 कितना होगा, 3। 0 इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा, ट्रू। 3 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स। तो फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा, फिजबस या नॉट फिजबस, नॉट फिजबस, इसलिए अपना आउटपुट क्या है, नॉट फिजबस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर, चलो एक बात बताओ, कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसके लिए प्रिंट हो जाएगा फिजबस, सोच के बताओ जरा। 15 के अलावा, 30 मतलब इन शॉर्ट 15 का जो टेबल है वही। ठीक है, तो मैं अभी 15 एंटर करता हूँ यहाँ पर एंड 15 एंटर करता हूँ यहाँ पर। तो 15 मॉड्यूलस 3 आंसर कितना आएगा, 0। 15 मॉड्यूलस 5 आंसर कितना आएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ट्रू। 0 इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ट्रू। ट्रू एंड ट्रू आंसर क्या आएगा, ट्रू। एंड फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, फिजबस। क्लियर है, तो यहां पर अगर मैं 15 एंटर करता हूं तो क्या प्रिंट हो रहा है, फिजबस। अगर मैं 30 एंटर करता हूं, अगेन फिजबस। वहीं पे अगर मैं 5 एंटर करता हूं तो नॉट फिजबस, इवन दो 5 इज डिविजिबल बाय 5, बट वो 3 से डिविजिबल नहीं।
और अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूं तो क्या आएगा? नम के जगह पे 2, तो 2 मॉड्यूलस 3 कितना आंसर आएगा? 2, 2 मॉड्यूलस 5, 2, 2 इज इक्वल टू 2, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। यहाँ पर तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है, ट्रू होता है? फॉल्स होता है, तो इसीलिए प्रिंट क्या होगा फिर? नॉट फिजिबल। क्लियर है ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? नेक्स्ट देखते हैं वोटिंग एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर नॉर्मली वही प्रिंट करना है कि अगर एज 18 से ज्यादा होगा तो एलिजिबल टू वोट, कम होगा तो नॉट एलिजिबल टू वोट। तो अगर मैंने यहाँ पर 17 एंटर किया तो यहाँ पर एज में जाएगा 17। इसका आंसर कितना आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? 17 ना ही 18 से बड़ा है, ना ही वो इक्वल है, तो यहाँ पर आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स आया मतलब ये इफ का स्टेटमेंट गायब, और प्रिंट क्या होगा? नॉट एलिजिबल टू वोट। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर एज पे डाल दिया 50, तो 50 इज ग्रेटर देन 18, इसलिए ट्रुथ वैल्यू आएगा ट्रू। एल्स का कोड अपना गायब हो जाएगा और एग्जीक्यूट क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एलिजिबल टू वोट। क्लियर है? फिर आता है क्वाड्रेंट आइडेंटिफायर। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं ये तो पता होगा ना? नहीं पता है तो एक इमेज दिखा देता हूँ मैं, क्वाड्रेंट्स ऑफ ग्राफ। हाँ। ये जो ऐसे क्वाड्रेंट्स होते थे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? जिसके एक्स एंड वाई बोथ वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स वैल्यू निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड मतलब दोनों निगेटिव है। एंड फोर्थ मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। एक्स इज नेगेटिव बस बट वाई इज पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव। एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। तो अभी यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा? अगर मैंने 5,4 एंटर किया तो यहाँ पर x के जगह पे चला जाएगा 5 और y के जगह पे चला जाएगा 4। 5 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है। 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, अगेन ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या बनेगा? ट्रू। तो बाकी सब गायब, क्या प्रिंट होगा? क्वाड्रेंट 1। अब अगर मैंने यहाँ पर इस वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ जरा? इस पॉइंट के लिए ये 1,0, एक्स का वैल्यू 1 है एंड वाई का वैल्यू 0 है। तो ये कहां पर आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ? 1,0 कहां पर आना चाहिए? कहीं पर भी नहीं आएगा ना, एक्सिस पे आएगा ना, लाइन पे आ रहा है वो, क्वाड्रेंट के अंदर तो है ही नहीं। तो उसके लिए हमने को लास्ट कंडीशन मैंने क्या रखा है? ऑन एक्सिस। तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू तो ट्रू है, 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन 0 इज नॉट पॉजिटिव। 0 तो 0 ही है, तो यहाँ पर बनेगा फॉल्स। एंड ट्रू एंड फॉल्स क्या बनेगा? फॉल्स। तो फॉल्स बन गया मतलब ये कंडीशन गायब। फिर से यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पर लिखता हूँ 0, तो 1 इज लेस देन 0 ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। 0 इज ग्रेटर देन 0, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स एंड फॉल्स भी क्या बनेगा? फॉल्स। तो क्वाड्रेंट 2 भी गया। फिर यहाँ पर जाएगा अगेन 1, यहाँ पर जाएगा 0, तो 1 इज लेस देन 0 ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। 0 इज लेस देन 0, ये भी फॉल्स है।
तो ये भी, इसका भी ट्रुथ वैल्यू क्या बनेगा? फॉल्स। फॉल्स बन गया, मतलब ये पूरा का पूरा गायब। अब यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड 0, अरे यहाँ पर 10 लिखा है, देखो यहाँ पर भी मैंने गलती करके रखी थी। तो यहाँ पर ऐसे 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करोगे तो समझ में आ जाएगा वो भी। ठीक है, अभी मुझे वो गलती रियलाइज नहीं हुई क्योंकि मैंने वैसे वैल्यू डाला ही नहीं था जो कि क्वाड्रेंट 4 में है। लेकिन ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब चेक करते हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी 1 इज ग्रेटर देन 0 क्या होगा? ट्रू। 0 इज लेस देन 0 ये क्या होगा? फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स अगेन क्या बनेगा? फॉल्स। तो ये वाला जो कंडीशन है अपना एलिफ है वो भी गया। तो क्या बच रहा है? ऑन एक्सिस। मतलब क्या प्रिंट होना है? ऑन एक्सिस। क्लियर है? अब यहां पर मैं चाहे तो और एक्स्ट्रा इसको और डिटेल बना सकता था कि एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे प्रिंट हो रहा है या फिर एक्स एक्सिस पे प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता? बस यहाँ पर मैं लिखता एलिफ एक्स डबल इक्वल टू 0। अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो वो कौन से एक्सिस पे आएगा? वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस। एंड अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फिफ्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो एल्स डायरेक्टली नहीं, एक और आएगा ना फिर भी, y डबल इक्वल टू 0। तो प्रिंट करना है ऑन एक्स एक्सिस। एंड एल्स क्या आएगा फिर बताओ? प्रिंट ऑन ओरिजिन। ठीक है, तो हम लोग इसी को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते थे कि अगर वो एक्स का वैल्यू 0 है तो ऑन एक्स एक्सिस, वाई का वैल्यू 0 है तो ऑन एक्स एक्सिस, हाँ वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, और अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑन ओरिजिन। सही है फिर ये? गलत है? क्या गलत है सोचो अभी। ऍक्सेस खालच्यावर दिलंय ना की वायसाठी 0 असल्यामुळे झेड पण आम्ही दोन्ही वेळी एकसारच घेतो ना. मग मग त्याने काय इश्यू नाही ना, म्हणजे तुला काय म्हणायचंय की कोड रनच नाही होणार, एरर येईल? नाही नाही एरर नाही एरर मग सगळे कंडिशन हे झाले. बट काय इश्यू है? कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आंसर गलत आए? एलिफ होईल कारण 0 इक्वल टू 0 असेल तरच तो ऑन एक्सेस येईल. हाँ, मग आता इधर एक्स पॉजिटिव होगा या फिर वो निगेटिव होगा, वो सारे कंडीशन हमने यहाँ पर सेटिस्फाई कर लिए। ठीक है, जो बोल रहे हो कि 0 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो वो वाई एक्सिस पे आएगा, वो यहाँ पर लिख दिया। वाई का वैल्यू 0 आएगा तो वो यहाँ पर होगा, वो ऑन एक्स एक्सिस लिख दिया। तो बाकी सारे कंडीशंस तो हो गए ना, बचा क्या? सिर्फ वही बचता है ना कि एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, वही तो कंडीशन बचता है। फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है वो सोचो। 0-0 के लिए 0 0 के लिए मतलब? अगर 0-0 करेंगे तो फिर यहीं पे हो जाएगा ना. हाँ सही है। अगर अगर नहीं, अगर मैंने यहाँ पर 0 एंड 0 लिखा तो क्या प्रिंट होगा? वाई एक्सिस वाई एक्स ऑन वाई एक्सिस ना। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते थे, या तो यहाँ पर एंड लिख दो कि एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सही से ऑन ओरिजिन आ रहा है। इसी को मैं शॉर्ट कैसे कर सकता था? देखो, ये वाला ना, ये वाला कि हमने क्यों एंड लिखा। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर 0 एंड 0 एंटर करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए था? ऑन ओरिजिन आना चाहिए। लेकिन आंसर क्या आ रहा है? ऑन वाई एक्सिस। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ, दोनों भी 0 है, मतलब ये चारों के चारों कंडीशंस तो फॉल्स हो जाएंगे। ये तो क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम जाएंगे एलिफ में। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? ट्रू होगा। तो अगर एलिफ लैडर में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होता तो वो नीचे का तो रीड करता ही नहीं है ना। तो बचता क्या है? सिर्फ ऑन वाई एक्सिस। तो खत्म हो गया ना, वहीं पे उसने प्रिंट कर दिया ऑन वाई एक्सिस। लेकिन उसको नीचे जाना चाहिए था। तो इसी को ना हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं? ये जो एंड वाला भी कंडीशन था,
इससे भी बढ़िया बेटर वे क्या होता कि एल्स वाला कंडीशन सिर्फ। अब यहां पर क्या होगा कि पॉजिटिव निगेटिव है तो ऊपर के चारों कंडीशंस उसको हैंडल कर रहे हैं। एल्स में कब आएगा? जब एक कोई वैल्यू जीरो होगा। तो अब मैं इसको नेस्टेड में लिख सकता हूं कि कोई ना कोई एक वैल्यू तो जीरो, ये मुझे पता है, लेकिन अगर एक्स जीरो है एंड वाई भी जीरो है तो फिर प्रिंट कर दो ऑन ओरिजिन एलिफ क्या आएगा? अगर एक्स जीरो है तो फिर प्रिंट करो ऑन ऑन वाई एक्सिस एंड एल्स में यहां पर लिख सकते हो प्रिंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहां पर अगर मैं जीरो जीरो एंटर करता हूं तो क्या आ रहा है? ऑन ओरिजिन। अगर मैं 1,0 कर रहा हूं तो यहां पर भी गलत हो रहा है। अरे हाँ, यहाँ पर मैंने 10 लिखा है ना। तो अगर मैं 1,0 कर रहा हूं तो ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई का वैल्यू जीरो है। अगर मैंने 0,1 किया तो ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है? ये नेस्टेड क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे पहला मेन कंडीशन क्या था कि कोई ना कोई एक वैल्यू जीरो होना चाहिए, वो एल्स में ही क्लियर हो रहा था, और तभी मैं यहाँ पर अंदर की कंडीशन सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अभी अपने को ये सब नहीं बोला है, सिर्फ ऑन एक्सिस बोला है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रिंट कर दूंगा ऑन एक्सिस। क्लियर है? फिर ये फिर ट्राइंगल टाइप चेकर। अब यहाँ पर पूछा है कि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल आइसोस्केलस या फिर स्केलन है या नहीं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है उसके तीनों साइड सेम होते हैं। आइसोस्केलस का मतलब होता है दो साइड सेम होते हैं कोई भी। और स्केलन का मतलब होता है तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है? तो वो अभी मैंने तीनों साइड का वैल्यू यहाँ पर एंटर कर लिया। यहाँ पर मैं फ्लोट भी ले सकता था, क्योंकि साइड में भी पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या चेक किया कि अगर मेरे साइड्स हैं 5, 4 एंड 3, ठीक है, तो ये कौन सा होना चाहिए? तीनों वाला के मतलब कौन सा होगा? स्केलन वाला। तो यहाँ पर अभी हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ए के जगह पे 5, बी के जगह पे 4, बी के जगह पे 4, सी के जगह पे 3, यहाँ पर 5 एंड 3। मतलब सारे तीन कॉम्बिनेशन मैंने चेक कर लिए, 5 एंड 4, 4 एंड 3, 3 एंड 5। ठीक है? तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर आएगा फॉल्स। ये भी इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर भी आएगा फॉल्स। ये भी इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर भी आएगा फॉल्स। पहले स्टार्टिंग के दो कैलकुलेट होंगे, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। फिर उसके बाद फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। तो अगर फॉल्स है मतलब ये वाला ऑप्शन गया। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ? एंड के जगह पे मैंने बस और लिखा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकंड सिर्फ होना चाहिए। कोई भी हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अगेन यहाँ पर जाएगा 5 एंड 4, यहाँ पर जाएगा 4, 3, यहाँ पर जाएगा 5 एंड 3। तो 5 एंड 4 क्या होगा? फॉल्स। ये भी होगा फॉल्स, और ये भी होगा फॉल्स। तीनों कंडीशन फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स ही होता है। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स ही होता है। तो फॉल्स हो गया मतलब एलिफ भी गया। तो क्या बचने वाला है? स्केलन। और प्रिंट क्या होगा? स्केलन। असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं कर सकता। असाइनमेंट ऑपरेटर से आउटपुट गया तो नन। राहुल बोलो ना। मी पण 10 लगे हुए हैं। अगर तुम लोग ऐसे यूज करते हो ना, नॉट
इज बी एंड देन नॉट इक्वल टू सी। तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा 4 और यहाँ पर जाएगा 3। ठीक है, तो अब इश्यू क्या होगा कि सबसे पहले वो चेक करेगा 5 इज इक्वल टू 4 क्या है, ट्रू या फॉल्स है, फॉल्स। अब वो 5 या 4 को कैलकुलेट नहीं कर रहा है, अब वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, फॉल्स इज नॉट इक्वल टू 3। तो फॉल्स इज नॉट इक्वल टू 3 ट्रू है, तो मतलब वो ट्रू दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए ना, 4 के साथ मुझे कैलकुलेट करना था, फॉल्स के साथ नहीं। इसलिए डायरेक्टली ऐसे एक ही साइड में, एक ही लाइन में विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग मल्टीपल कंपैरिजन यूज नहीं कर सकते। आंसर उसका एरर में नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकली गलत होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कर रहा हूं बस 5, तो क्या आंसर आना चाहिए, आइसोस्केलस आना चाहिए। तो यहां पर पहले जाएगा 5, 4, यहाँ पर जाएगा 4, 5, 5 एंड 5। तो 5 इज इक्वल टू 4 क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स एंड फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। फॉल्स एंड ट्रू क्या बनेगा, ये भी फॉल्स बनेगा। तो फॉल्स बन गया, मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल। यहाँ पर फिर से 5, 4, 4, 5, यहाँ पर 5 डबल इक्वल्स 5। तो 5 इज इक्वल्स टू 4 बनेगा फॉल्स, 4 इज इक्वल्स टू 5 बनेगा अगेन फॉल्स, 5 इज इक्वल्स टू 5 बनेगा ट्रू। तो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू क्या होता है, ट्रू। तो मतलब एल्स वाला पार्ट गायब, प्रिंट क्या होगा, आइसोस्केलस। क्लियर है। और ये अगेन वैसे ही ट्राई करना, खुद से ही ऐसे मल्टीपल कंडीशंस माइंड में क्रिएट करने का ट्राई करना। कॉम्प्लेक्स कंडीशंस 3-4 तुम लोग इनपुट ले रहे हो और खुद से ही कुछ भी रैंडम कंडीशंस बना ली जिसका लॉजिक नहीं है, लेकिन बस तुम लोग को ट्राई करके देखना। वैसे ट्राई करके देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ 5, 4 एंड 5, प्रिंट हो रहा है आइसोस्केलस। नेक्स्ट बीएमआई, बीएमआई वाला तो अपना हो गया था ना, तो ये हम लोग नहीं देखते हैं। फिर हाँ, ये वाला थोड़ा ट्रिकी था। अब यहाँ पर पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, इसमें क्या करना था कि अगर किसी भी पासवर्ड में 8 से ज्यादा वर्ड्स हैं और उसमें एक डिजिट भी आता है, तो उसको हमने को बोलना है स्ट्रॉन्ग। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 वर्ड्स है, 8 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन उसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो उसको बोलना है मॉडरेट। और अगर उसमें 8 से ज्यादा वर्ड्स है ही नहीं, 8 या फिर 8 से कम वर्ड्स है, सॉरी 8 से कम वर्ड्स है मतलब 7 तक वर्ड्स है, तो अपने को प्रिंट करना है वीक। तो अब सबसे पहले यहाँ पर अपने को एक नया फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट टैप करूं तो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है उसका मीनिंग या फिर यूज, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। ठीक है, मतलब एक कंटेनर में कितने आइटम्स है एग्जैक्टली वो बताता है। अगर मैंने यहाँ पर नेम पास किया, मतलब स्ट्रिंग पास किया, तो वो कितने कैरेक्टर्स है वो बताएगा। तो यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स है, 6, आंसर है 6। अगर यहाँ पर मैंने लिस्ट पास किया होता, अब कितना आएगा, 15, 5, कितना आएगा, 8। अब कितना आएगा बताओ, 5 आएगा या 1 आएगा, एरर आएगा, 1 ही आएगा। क्यों 1 आया, क्योंकि अभी उसका कंटेनर स्ट्रिंग नहीं है, कंटेनर वो क्या कंसिडर कर रहा है, लिस्ट को। तो लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, ए, तो वो कैलकुलेट करेगा एज 1। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट हटा दूंगा
तब उसका मेजर कंटेनर क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो इसलिए स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है? 5। तो अब आंसर क्या देगा? 5। क्लियर है? मेन जो आउटसाइड वाला कंटेनर है उसी के वो वैल्यू बताता है। अगर यहां पर भी मैंने ऐसे लिखा होता, अब कितना आंसर आता? दो। 2। चलो अब कितना आंसर आएगा वो बताओ। वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन 4। 4 तो नहीं आएगा। वन आएगा। वन। एरर तो नहीं आएगा, एरर क्यों आएगा? क्लोज, हाँ मैं काउंट नहीं केलं. अब यहाँ पर देखो पहले 12 आएगा, क्योंकि उसने अभी का उसका अभी कंटेनर क्या बन गया? सिंगल स्ट्रिंग जो है, सिंगल कोड जो है, वो अभी उसका कंटेनर बन गया, मतलब वो स्ट्रिंग बन गया। तो इस स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स है? पहला ये ब्रैकेट, उसके बाद ये डबल कोट्स, फिर आर, फिर ओ, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, एच ए एन, डबल कोट्स, देन ये लिस्ट, और क्लोज हो गया वो। समझा? हाँ। अब बताओ। वन। 12 ही आएगा पक्का? 12 ही आ रहा है। अब बताओ। क्या? बारह नहीं आता। बारह नहीं आता। 12 ही आएगा। स्पेस। स्पेस फुट है। आंसर। कितना लग रहा है सबको? कितना लग रहा है? वो ये क्योंकि चीज मैंने बता के रखी है पहले ही, जब मैंने डेटा टाइप पढ़ाया था। स्पेस तर आहेच नाही कुठं, कॉमा ही डाला है मैंने। तो फिर भी कितना आएगा? दो ऑप्शन दे दो मेरे को, या तो 12 या तो 13। ठीक है, तो 12 या 13 के अलावा किसी का आंसर है कुछ? एरर। इसके अलावा? हाँ बरोबर आगे लिहिलं टाका. समजलं. ठीक है, 3 ऑप्शन है ना, 12, 13 एंड एरर। इसके अलावा किसी का नहीं है ना? वन पर वो लिस्ट ये इस पे सेट पे चला गया. ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ मेरे को, ये क्या है? इसका डेटा टाइप क्या होगा? जब हम लोग बाहर, स्ट्रिंग. हाँ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की होगा। जब हम लोग बाहर ये ब्रैकेट लगाते हैं राउंड वाले, तो क्या बनता है? टपल बनता है ना। हाँ. और मैंने क्या बोला था कि सिंगल एलिमेंट टपल कैसे बनता है? बस एक अपने को कॉमा लगाना होता है ना। हाँ. पण तो अब स्टार्टला असतो ना कॉमा. काय? स्टार्टला म्हणजे ना कॉमा लावायचं. स्टार्ट ला कधी बोललो? एंड ला स्टार्ट लगा असेल तो स्टार्टला कॉमा. म्हणतो बोलतो मी खूप स्टार्ट म्हणलं. तो ये अभी क्या बन गया? टपल। तो इसीलिए इसका कंटेनर क्या है? ये जो लिस्ट है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया और ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया, ये उसका कंटेनर है। तो कंटेनर के अंदर एलिमेंट कितने हैं? ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इसीलिए आंसर क्या आया? 1। यहाँ पर कॉमा के बाद कोई एलिमेंट तो है ही नहीं ना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख देता, तो एलिमेंट्स कितने आएंगे? 2। हो. ठीक है, कुछ तो लिखा है मैंने, एम्प्टी तो एम्प्टी कुछ तो लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो ये मतलब सिंगल एलिमेंट टपल है। क्लियर है? तो इन शॉर्ट ये अगर करता हूं, अब कितना आएगा? वन. 1, क्योंकि लिस्ट बन गया था ना। सिमिलरली अगर जब मैं ये करता हूं, अब कितना आएगा? अब वो नॉर्मली स्ट्रिंग के तरह काउंट करेगा, क्योंकि सिंगल एलिमेंट टपल ऐसे नहीं बनता। हाँ, क्यों ऐसे बनता है? क्योंकि देखो, अगर मैं टाइप देखता हूं, नॉर्मली अगर मैंने लिखा है 1, इसका टाइप क्या है? इंट है।
इसको अगर मैंने लिस्ट में डाल दिया, अब बन गया ये लिस्ट। अगर मैंने इसको ऐसे करली ब्रेसेस में डाल दिया, बन गया सेट। अगर मैंने इसको राउंड ब्रैकेट्स में डाल दिया, तो क्या बन गया ये? टपल बनना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी क्या रहेगा? इंटीजर। वो सिंगल एलिमेंट टपल हम लोग तब तक नहीं बना सकते जब तक मैं एंड में कॉमा ना लगा दूं। तो अब ये बन गया टपल। तो अब इसका कंटेनर क्या होगा? टपल वाला। समझे? तो इन शॉर्ट ये क्लियर है ना, लेंथ कैसे काम कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है अपने। और अगर हाँ, ये चीज भी बता देता हूँ, डेटा इज इक्वल्स टू नेम। अब ये मेरा क्या बन गया? डिक्शनरी। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा क्या है? डिक्शनरी। इसका अगर मैं लेंथ देखता हूं तो वो कितना आएगा, क्या लग रहा है? सिर्फ दो। क्यों? क्योंकि लेंथ अब क्या काउंट करेगा? कीज। नंबर ऑफ कीज कितने? दो। या फिर नंबर ऑफ आइटम्स भी कितने? दो। क्योंकि की वैल्यू पेयर, ये नेम का एक की वैल्यू पेयर है, सरनेम का एक की वैल्यू पेयर। तो इसीलिए आंसर कितना आया? टू। अब बताओ। फिर भी टू ही आएगा, क्योंकि नेम, ये की रिपीट हो रहा है, सेम ही चीज है। अब बताओ। थ्री, क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया थोड़ा, कैपिटल एन स्मॉल एन। अब बताओ कितना आएगा? 9? गलत है। 6 सही है। 7। 7 ये क्या बनेगा? अभी लेकिन मेरे को ये पता नहीं है वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अभी बाद में पता चलेगा। हाँ, समझा? हाँ, ये रोहन और ये जो ओम था, वो दो बार रिपीट हो रहा था ना, तो ये सब उड़ जाएगा, ये जो दो। बट यही चीज अगर लिस्ट पे होता तो 9 आ जाता, राइट? हाँ, तो अगर यहाँ पर मैंने इंक्लूजर चेंज कर दिया होता। नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी अगर दिमाग के ऊपर से गया होगा तो जाने दो, अभी इतना जरूरी नहीं है ये। बस मैंने ये बताने के लिए ये सब किया कि लेन वाला फंक्शन हर एक पे कैसे अलग अलग काम करता है। कर लो कुछ एक डेटा सेट पे, लेन पे। हाँ, तो तब तो फिर तो क्लियर ही होगा तुम हाँ लोग को तो। ठीक है। छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट नहीं थे, जैसे कि ये आपने बोला ना कि अगर स्ट्रिंग में हो गया तो फिर हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, अभी अभी हो गया ना। हाँ, वो तो वही एक्चुअली, ये जो चीजें होती है ना, मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे भी क्लियर नहीं थी। जैसे तुम लोग या तो उस पे एक्चुअल रियल लाइफ में काम करोगे ना, तब वो ज्यादा क्लियर होते जाता है। जब एक्चुअली यूजफुल होता है तुम लोग की रियल लाइफ में, जब काम पे होता है। क्योंकि ये चीज अगर मैं बार बार नहीं करूंगा, या फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया कभी, तो मेरे को लगेगा ये तो कुछ काम का है नहीं, फिर वो माइंड में स्टोर रखेगा नहीं मेरे, तो वो चला जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा तुम लोग के काम का होगा, वो तुम लोग ऐसे माइंड में रखो कि भाई हाँ, ये थोड़ा बहुत यूजफुल है।
जैसे कि वो बिटवाइज एंड आइडेंटिटी जो था, मुझे पता है कि मुझे ज्यादा उसका यूज होने ही नहीं वाला है, तो उसको उसके बारे में सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे मेरे लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो बाकी के ऑपरेटर्स थे वो। तो वैसे ही तुम भी देखो कि एग्जैक्टली क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हें, या फिर जो मैं बताऊंगा कि हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो 100% याद रखो ही रखो, और वो कंसेप्ट भी क्लियर करते जाओ। ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, लेंथ ऑफ पासवर्ड। मतलब अगर यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये यही टाइप करते हैं सिक्योर वन, तो यहाँ पर लेटर्स कितने या फिर इसका लेंथ कितना आएगा सिक्योर वन का। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा सिक्योर वन, और इसका टोटल 7 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 7 इज नॉट ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू 8, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये पूरा का पूरा कुछ वो चेक करेगा ही नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वीक। तो यहाँ पर लेकिन कितने हैं? हाँ रुको रुको, फिर शायद से कंडीशन मेरा कुछ अलग हुआ। इफ इट ओनली कंटेन्स 8 और मोर कैरेक्टर्स प्रिंट मॉडरेट। तो 8 कैरेक्टर्स तो नहीं है ना। हाँ तो एग्जाम्पल आई गेस गलत लिखा है ना वो। रुको हम लोग टाइप करके देख लेते हैं। वीक ही आना चाहिए, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स ही नहीं है उतने। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वीक। तो क्लियर है। अभी अगर मैं कोई और पासवर्ड एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिक्योर 123, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, सिक्योर 123। ठीक है, तो उसका लेंथ कितना बनेगा, 6 + 3 9। सो 9 इज ग्रेटर देन 8, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये जो एल्स वाला पार्ट है वो चला जाएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर है ये। ठीक है, इनका काम क्या होता है, वो चेक करता है कि जीरो अंदर प्रेजेंट है या नहीं। तो हर जगह जहां जहां पर पासवर्ड लिखा है, यहाँ पर क्या चला जाएगा, सिक्योर 123। सर आपने कैसे किया? कंट्रोल प्रेस करके। आपने कंट्रोल पर खाली डबल सेलेक्ट किया? ओके, ये एक साथ ऐसा सिर्फ एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल अभी पासवर्ड कॉमन है, हम्म मैं मतलब एक सेलेक्ट करूँ एंड आई प्रेस नहीं नहीं, सम लेकिन अदर उससे क्या होगा, अगर सिर्फ। कंट्रोल एफ से कर सकते हो वो, लेकिन इश्यू क्या होगा कि पूरे फाइल के सिलेक्ट हो जाए, सिर्फ इस सेल के नहीं होंगे। सो अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले वो चेक करेगा कि क्या जीरो प्रेजेंट है इसके अंदर, ट्रू है या फॉल्स है। जीरो प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो इस पूरे का आंसर बन जाएगा फॉल्स। क्या वन है इसके अंदर, तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ट्रू। क्या टू है इसके अंदर, तो ट्रू। थ्री है, ट्रू। और बाकी सबके लिए एक एक करके, ना फोर है, ना फाइव है, ना नाइन है, एट भी नहीं है, सेवन भी नहीं है, और सिक्स भी नहीं है। तो ये सब जगह पे आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब ये एक एक करके एग्जीक्यूट कैसे होगा, फॉल्स और ट्रू क्या होगा, ट्रू। ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू। ट्रू और ट्रू, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू और फॉल्स, सब ट्रू बन जाएंगे ना। फिर अगेन ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर भी ट्रू ही आएगा, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर भी ट्रू ही आएगा, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर भी ट्रू ही आएगा, एंड फाइनली ट्रू और फॉल्स के लिए यहाँ पर ट्रू ही आएगा। एंड अगर इफ का ट्रू हो गया तो मतलब एल्स गायब हो जाएगा, तो प्रिंट क्या होना है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। और ये जो मैंने यहाँ पर स्लैशेस लगाए, इनका काम कुछ नहीं है, बस अगर मैं ये स्लैशेस ना लगाता तो मुझे क्या करना पड़ता, हर चीज एक ही लाइन में लिखना पड़ता। ठीक है, अगर मैं ऐसे नॉर्मली लिखता हूं ना विदाउट स्लैशेस, तो पाइथन को ऐसे लगता है कि ये नया कोड है, और ये जो पहला लाइन का कोड था वो और पे ही एंड हो गया। पाइथन ये कंसिडर करता है।
इसलिए यहाँ पर एरर आ जाएगा कि और से हम लोग एंड ही नहीं कर सकते, और के बाद भी कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। तो मुझे फिर क्या करना पड़ता, ऐसे लिखना पड़ता एक ही लाइन में। फिर वापस ऑन पर आओगे। हाँ तो भाई ओके। मुझे हर बार हर लाइन ऐसे एक लाइन में लिखना हाँ। पड़ता, जो कि गलत नहीं होगा, लेकिन वो रीड करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा बस, यही इशू है कि ये एक लाइन में इतना ज्यादा कोड लिखने से मुझे ना रीड करने में प्रॉब्लम भी आएगा, लेकिन एग्जीक्यूट वो वैसे ही होगा। सिक्योर 1 2 स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? तो बस। हाँ। इन केस आपके एग्जाम्पल पे स्पेशल कैरेक्टर्स होते तो। तो फिर हमको बाय डिफॉल्ट वैसे उसको ऐड करना पड़ता। अब यहाँ पर ये मैंने तुम लोग को सिर्फ इनके थ्रू क्यों बताया, और ये बहुत ज्यादा लेंदी भी हो रहा है क्योंकि हम लोग फर्दर के लूप्स वाले कंसेप्ट नहीं पढ़े। ओके। अगर लूप वाले कंसेप्ट पढ़े होते तो वो लूप से इजीली हो जाएगा। ओके। या फिर एक मेथड होता है ईज डिजिट करके, तो ईज डिजिट भी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो भी इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी का मैं एक सिंपल वे दिखाता हूँ। हाँ, पहले मैं इस पूरे को हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या था, लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ये लूप है राइट। हाँ, देखते हैं आगे कुछ मिस होगा। अरे ये सिक्योर वन डाल दिया, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ गया। जो इतना ज्यादा हमने लिखा था वो इसी में सिमट गया पूरा। लेकिन ये अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इन शॉर्ट अगर जिनको भी पता होगा या फिर थोड़ा बहुत पाइथन पता होगा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लूप लगा रहा हूँ फॉर आई इन पासवर्ड। मतलब क्या होगा, मैं जो भी वर्ड्स लिख रहा हूँ यहाँ पर वो एक एक करके यहाँ पर पास हो रहा है। मतलब पहले यहाँ पर एस जाएगा, और यहाँ पर जाएगा एस एस स्ट्रिंग में, यहाँ पर भी ऐसे स्ट्रिंग में। ठीक है, क्योंकि ये पासवर्ड मतलब क्या है यहाँ पर, सिक्योर 1 2 3। तो पहले एस गया तो एस चेक करेगा कि क्या एस डिजिट है, नहीं है ना, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो फिर यहाँ पर जाएगा ई, ई डिजिट है, नहीं है, फॉल्स है। फिर यहाँ पर जाएगा सी, फॉल्स है। यू फॉल्स है, आर फॉल्स है, ई फॉल्स है, 1 ट्रू है क्योंकि वो डिजिट है, 2 ट्रू है, 3 ट्रू है क्योंकि वो डिजिट्स है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 6 फॉल्स आ गए, 3 ट्रू आ गए। अब ये जो मैंने बाहर लगाया ना, वो क्या करता है, सबका ट्रुथ वैल्यू चेक करता है। एनी का मतलब होता है नॉर्मली और, कि अगर उसमें मैंने 10 फॉल्स भेजे और एक ट्रू भेजा, तो एनी क्या करेगा, ट्रू देगा। क्योंकि एनी क्या करता है, एनी मतलब उसके अंदर जितने भी हम लोग ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज बुलियन वैल्यूज पास करेंगे, एटलीस्ट 1 अगर ट्रू आ गया तो एनी का आंसर आएगा ट्रू। और उसके ही अपोजिट होता है ऑल। ऑल का मतलब क्या, सारे के सारे ट्रू होंगे तभी वो ट्रू बताएगा, वरना नहीं बताएगा। अब ये फंक्शंस अभी पढ़े नहीं है, इसलिए ज्यादा इस पे भी फोकस मत करो। जिनको ऑलरेडी पाइथन आता होगा, जिनको फर्दर पढ़ना होगा, तो देख सकते हो एनी एंड ऑल करके फंक्शंस होते हैं। अभी के लिए अपना वही रखते हैं कोड। हाँ, तो इसी को अगर मेरे को एक लाइन में करना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा 1 बाय 1 करके। और यहाँ पर बस escape कैरेक्टर की जगह पे, मतलब एज अ escape कैरेक्टर मुझे स्लैश डालना पड़ेगा। तो पाइथन उसको न्यू लाइन की तरह कंसिडर नहीं करेगा, वो बस ये समझेगा कि हम लोग उसको बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज कर रहा है। क्लियर है फिर? अरे बाप रे, अभी तो आधे भी नहीं हुए अपने।
पर मैंने सबने कंप्लीट किया था पूरा टास्क। हाँ। इसीलिए तो इसीलिए तो कर रहे हैं ये। हाँ, ये तो देख, नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। हम लोग अब ट्राई तो करें। शायद हो सकता है कि तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया, अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने ट्राई किया लेकिन नहीं आया, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। या फिर जिन्होंने करे भी होंगे, उनको अगर पता नहीं है कि आंसर जो आया वो गलत है सही है, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा था ये। तो ये एक आज एक नेक्स्ट वाला कौन सा है, ट्राई करते हैं ये 15 तक आज कंप्लीट करने का। 15 तक भी हो गया फिर भी इनफ है, बाकी तुम लोग फिर खुद से ट्राई कर लेना एक बार। सो ये अभी क्या था कि अपने को चार नंबर्स मिले, चार नंबर्स में से अपने को जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो पता करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे नेस्टेड लूप्स लगे, लूप्स बोल रहा हूँ, नेस्टेड इफेल्स लगे। तो मैंने चार नंबर्स का इनपुट लिया, चलो 5 6 7 8 या फिर 1 2 3 4 ही करते हैं। तो यहाँ पर ए के जगह पे चला गया 1, बी के जगह पे चला गया 2। ठीक है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है, मतलब ये पूरा का पूरा जो मेरा कोड था वो गायब। ठीक है, अब 1 ए वाला तो ग्रेटर नहीं है, ये तो मैंने कंफर्म कर लिया। अब मैं एल्स में क्या कर रहा हूँ, बी से चेक कर रहा हूँ। तो बी था मेरा 2, सी था मेरा 3। तो क्या 2 भी बड़ा है 3 से? नहीं है, फॉल्स आ गया। तो फॉल्स आ गया मतलब ये पूरा का पूरा इफ का कोड अगेन गायब। तो अब यहाँ पर मैं सी कर रहा हूँ, सी में क्या, 3 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, तो मतलब ये भी इफ का पार्ट गायब। तो लार्जेस्ट में क्या स्टोर हो गया, डी। डी मतलब 4 जो। सिमिलरली अगर मैं रैंडमली कुछ वैल्यूज लेता हूँ, 10 7 8 2, ये अगर मेरे वैल्यूज है, तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा 10, यहाँ पर जाएगा 7। 10 बड़ा है 7 से, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू। मतलब ये एल्स वाला पूरा का पूरा पार्ट गायब। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या 10 बड़ा है 8 से, 8 से ट्रू है, मतलब अगेन ये एल्स का पार्ट पूरा का पूरा गायब। अब यहाँ पर अंदर जाएंगे, यहाँ पर 10 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है ये भी। तो मतलब लार्जेस्ट में क्या स्टोर हो गया, 10, और ये एल्स का पार्ट गायब। तो अब क्या प्रिंट होगा, लार्जेस्ट इज 10, विच इज ट्रू। क्लियर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप में क्या कर रहा हूँ, अगर वो ए बड़ा है, ए और बी में अगर ए बड़ा है तो मैं ए और सी को कंपेयर कर रहा हूँ। ए और सी में अगर ए बड़ा है तो मैं ए और डी को कंपेयर कर रहा हूँ, और ए लार्जेस्ट बन रहा है। ए और बी में अगर बी बड़ा है तो यहाँ पर मैं बी और सी को कंपेयर करूंगा एंड बी और डी को कंपेयर करूंगा। फिर जो भी एक एक वैल्यू बड़ा मिलते जाएगा हम लोग उसके नेक्स्ट वैल्यू से ही कंपेयर करें। पहले 7 10 एंड 7 को करो, जो भी बड़ा है उसको और उसके नेक्स्ट एलिमेंट को करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 8 ऐसे होता, 18 होता, तो सबसे पहले मैं क्या करता, 10 एंड 7 को कंपेयर करता, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, तो 7 गायब। 10 एंड 18 को कंपेयर करता, 10 एंड 18 में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 10 गायब। फिर 18 एंड 2 को कंपेयर करता, 18 एंड 2 में कौन बड़ा है, 18, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 18। फिर हाँ, मतलब ये जो पूरा नेस्टेड है, इसके अलावा हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, थोड़ा सिंपल वे में, एलिफ लैडर यूज करके, जहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन डी। अगर तीनों से भी बड़ा है या फिर इक्वल है तो लार्जेस्ट ए ही बनेगा। या फिर अगर बी तीनों से बड़ा है तो फिर लार्जेस्ट बी बनेगा। या फिर अगर सी तीनों से बड़ा है तो लार्जेस्ट सी बनेगा। और अगर ना ए बड़ा है, ना बी बड़ा है, ना सी बड़ा है, तो लार्जेस्ट कौन बचा, डी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो कोड लिखा था हमने, इसको मैं इतने से वे में शॉर्ट डाउन कर सकता हूँ। जो मैंने बोला था कि हम लोग हमेशा जो नेस्टेड का लॉजिक होता है उसको एंड और से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा लाइन जितना भी लाइंस का कोड था वो इतने में सिमट गया।
फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। में नेस्टेड ज्यादा यूज करते कि एलिप्स? एलिप्स एंड नेस्टेड का तो अलग ही कंसेप्ट है। वो तो अपने पे डिपेंड करता है, ऐसे कुछ नहीं होता है कि यही यूज करना है या वही यूज करना है। वो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि अब इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जो ऊपर वाला अपना नेस्टेड का लॉजिक था। लेकिन यहाँ पर ये बेटर है, एलिप्स बेटर है। एलिप्स वाला बेटर है विथ लॉजिकल So, ऑपरेटर्स। but ellipse cannot replace nested, right? In नहीं, all scenarios. ऑल सिनारियोज में नहीं होगा। अगर मुझे हर एक के लिए अलग ही काम करना तो फिर रिप्लेस नहीं होगा। Okay. अगर हर कंडीशन के लिए, यहाँ पर क्या हो रहा था कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए मैं सेम ही काम कर रहा था। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर लार्जेस्ट डी है, यहाँ पर भी लार्जेस्ट डी है, यहाँ पर भी लार्जेस्ट डी है, यहाँ पर भी लार्जेस्ट डी है। मतलब मल्टीपल टाइम्स मेरा आउटपुट क्या आ रहा था, डी आ रहा था। मतलब मैं सेम ही काम कर रहा था हर। इसके लिए हाँ, तो जब भी रिडंडेंसी होगा तब हम लोग, इट्स बेटर कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर से एलिफ यूज कर लें। अगर रिडंडेंसी नहीं है, अगर मुझे हर स्टेप में कुछ अलग ही करना है, तो फिर बेटर है कि हम लोग नेस्टेड यूज करें। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर। अब ये वाला पार्ट बहुत इजी है, या फिर कोड इजी है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स होते हैं वो अगर 100 से कम है तो हर यूनिट 5 रुपए का होगा। अगर 100 से लेके 200 के बीच में है तो हर यूनिट का प्राइस 7 रुपए होगा। 200 से 300 का है तो यूनिट का प्राइस 10 रुपए। 300 से ज्यादा है तो यूनिट का प्राइस 12 रुपए। ठीक है, डिपेंड करता है यूनिट पे कि मेरा प्राइस कितना बनेगा। तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पर कि अगर मेरा 250 का यूनिट आता है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 250। 250 100 से छोटा तो नहीं है, तो मतलब इसका आंसर बन गया मेरा फॉल्स। तो मतलब ये गायब हो गया। फिर अगेन यहाँ पर जाएगा 250। 250 200 से भी छोटा नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। तो ये पूरा का पूरा एलिफ गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा 250। 250 300 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ट्रू, मतलब एल्स गायब। और मैंने क्या किया, जो भी यूनिट्स थे, मतलब 250, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, क्योंकि वही बोला था कि अगर 200 या 300 के बीच में होता है तो एक यूनिट का प्राइस कितना होगा, 10 रुपए। तो फिर आंसर कितना आएगा, 250 इंटू 10, दैट इज 2500। अगर वही मैंने 98 किया होता तो आंसर कितना आता, 98 इंटू 5, क्योंकि वो 100 से कम है, 490। अगर मैंने यहाँ पर किया होता 350 तो कितना आता, 350 इंटू 12, 4200। क्लियर है। फिर कैरेक्टर कैटेगराइजर। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, एक ही इनपुट लेना है, एक ही कैरेक्टर का इनपुट लेना है। और अगर वो वॉवेल हुआ तो वॉवेल प्रिंट करना है, कंसोनेंट हुआ तो कंसोनेंट, डिजिट हुआ तो डिजिट, और इन तीनों के अलावा कुछ भी रहा तो स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर अगेन यूज किया। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, अगर कैर इनमें से कोई एक वैल्यू है, ए ई आई ओ यू, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं, तो इनमें से अगर कोई भी एक वैल्यू रहा तो हम लोग वॉवेल बोलेंगे। अगर यहां से मैंने क्या किया, सारे के सारे वॉवेल्स हटा दिए और नॉर्मली टाइप किया है बस। तो अगर वो ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है और इसमें है तो वो बन जाएगा कंसोनेंट। अगर वो वॉवेल भी नहीं है, कंसोनेंट भी नहीं है, तो वो एटलीस्ट डिजिट में तो होगा। डिजिट्स इतने ही होते हैं ना, 0 से लेके 9 तक। तो अगर वो इनमें से भी एक भी नंबर नहीं होगा तो फिर बचता क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 5, तो 5 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स आ गया, मतलब ये चला गया। अब फिर से वो चेक करेगा 5 इन दिस, यहाँ पर भी 5 नहीं है, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। तो मतलब ये भी चला जाएगा। फिर जो 5 है वो यहाँ पर तो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आंसर ट्रू। ट्रू आ गया, मतलब एल्स गायब, एंड प्रिंट हो जाएगा डिजिट। अब लेकिन यहाँ पर इशू क्या हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पर ए डाला तो क्या आंसर आना चाहिए, स्पेशल। वॉवल आना चाहिए, लेकिन आंसर आएगा क्या, स्पेशल कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल वाले नहीं लिखे हैं। तो इसको, इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है।
या तो यहाँ पर कैपिटल में भी लिख दो, यहाँ पर भी सारे, ऐसे कर दो, यहाँ पर स्मॉल भी आ जाएंगे कैपिटल भी आ जाएंगे। तो अगर मैं कैपिटल ए भी करता हूँ फिर भी वॉवल ही आएगा, अगर मैं कैपिटल वी भी करता हूँ फिर भी कंसोनेंट ही आएगा। या फिर एक इजी मेथड क्या होता है, लेकिन वो मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि अभी तक तुम लोग को पढ़ा के नहीं हुआ है वो, कि जो भी तुम लोग का इनपुट आएगा ना उसको कन्वर्ट कर दो लोअर में। ऐसे लोअर फंक्शन का यूज करते हैं, क्या होता है फंक्शन वो देखते हैं बाद में, अभी इस पे फोकस मत करो। बस वो क्या करेगा, बस लोअर में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर कैर को प्रिंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कैपिटल ए भी डाला फिर भी वो उसको कन्वर्ट किस में कर रहा है, लोअर में, स्मॉलर ए में। अगर यहाँ पर मैं कैपिटल एबीसी भी डाल रहा हूँ तो उसको क्या कर दिया उसने, स्मॉलर ए। हाँ, अगेन इसमें और भी एक क्या बोल सकते हैं फ्लॉ है, कि अगर मैं यहाँ पर एबीसी नहीं, अगर मैं सिर्फ क्यू डब्ल्यू कर रहा हूँ तो ये कौन से कैरेक्टर्स है, कंसोनेंट्स है। तो क्या आंसर आना चाहिए, कंसोनेंट। कंसोनेंट आ गया। लेकिन अगर मैंने ये कर दिया तो क्या आंसर आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि क्यू एंड टी साथ में नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है। क्यू डब्ल्यू साथ में ही था ना, तो इसलिए इसने कंसोनेंट बता दिया उसको। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक कैरेक्टर का इनपुट लेना है ना। तो यहाँ पर मैं एक और कंडीशन क्या लगा सकता हूँ, इफ लेंथ ऑफ कैर इज इक्वल्स टू 1, तभी मुझे ये सब करना है। तो ये आ गया नेस्टेड में, कि ये सब मुझे कब करना है चेक, जब उसका लेंथ 1 हो। और अगर लेंथ 1 नहीं है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा लेंथ ऑफ कैरेक्टर शुड बी 1। तो यहाँ पर अगर मैं 3 नंबर्स डालता हूँ तो यहाँ पर ये लिख के आया। ठीक है, तो अपने काम के हिसाब से ही ऐसे चीजें ऐड करनी है तुम्हें। फिर लास्ट वाला आज के लिए अपना टेम्परेचर स्टेटस। इन एनी केस इसको वैसे अपलोड नहीं, मतलब अगर ये नहीं चाहिए नॉट वन बट अगर वो एक्चुअली कंसोनेंट चाहिए आंसर, तो उसका क्या रहेगा फिर लूप लगाना पड़ेगा। गॉट फिर हर एक के लिए हमें क्या करना चेक पड़ेगा, होता है पूरा, वो पूरा हाँ। लाइन में चेक गॉट। फिर लास्ट वाला आज के लिए टेम्परेचर स्टेटस, हम लोग को टेम्परेचर लेना है एज इनपुट, एंड अगर वो 30 या 30 से अबव है तो हॉट प्रिंट करना है, एंड कोल्ड अदरवाइज। तो यहाँ पर सिंगल लाइन में मैंने क्या लिखा है, तो सबसे पहले अगर मैंने 25 एंटर किया तो यहाँ पर जाएगा 25। फिर 25 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू है या फॉल्स है, सॉरी 25 लेस देन 30 लिखा है ना, तो ट्रू है ना, ट्रू। तो इसका मतलब ट्रू है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगा, कोल्ड वाला या फॉल्स वाला, कोल्ड वाला, इसीलिए आंसर क्या आएगा, कोल्ड। ठीक है, अगर मैं इसको रन भी करता हूँ ना ये सारे स्टेटमेंट्स को, तो हर बार कोल्ड ही आ रहा है, देखो इसी में एरर भी नहीं आ रहा क्योंकि एग्जीक्यूट ऐसे ही होता है वो। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 30, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 30, इनपुट लिया 30 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। और फॉल्स आया तो क्या प्रिंट होगा, हॉट, मतलब जो एल्स के बाद आता है वो। तो यहाँ पर अगर मैं 30 करता हूँ हर बार के लिए हॉट आ रहा है। क्लियर है फिर। तो आज के जो 15 क्वेश्चंस हुए उसमें कुछ डाउट है।